मैं कम इन सर? यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। वो पासपोर्ट हमें दे दीजिए। बैठिए, अपना सीट लीजिए। थैंक यू सर। इस पासपोर्ट की सहायता से आप अपना बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सके, जिसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपना जाति और धर्म नहीं शेयर करना है। सर मैंने 10th क्लास आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा से की है। उसके बाद मैंने 12th क्लास पीरामल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान से की है। सर मैंने ग्रेजुएशन में BDS किया है PGIDS रोहतक से। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है एज एन असिस्टेंट डेंटिस्ट। सर मेरी हॉबीज़ कुकिंग है। ठीक है, तो आप BDS हैं या PGIDS हैं? सर PGIDS इंस्टीट्यूट का नाम है। नहीं, तो आपकी डिग्री BDS हैं आप? यस सर BDS। तो आपने डॉक्टर क्यों नहीं लिखा? सर डॉक्यूमेंट्स में कविता कुमारी है इसलिए। नहीं, तो जब आपको डिग्री मिल गई होगी ना BDS की, तो डिग्री मिलने के बाद तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। तो आपने लिखा नहीं, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था उस चीज़ पे। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें लगा जो नाम उसमें है वही इसमें मेंशन करें। कंप्लीट हो गया है? यस सर। इंटर्नशिप कर ली है? इंटर्नशिप हो गया है, उसके बाद 2 साल जॉब भी किया है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन तो तब तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया होगा आपका। तो आप ऑब्वियसली लिख सकती हैं। हाँ लिख सकते हैं। हाँ, चलिए। तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपने रखा हुआ है, तो इतना अच्छा जॉब है, आप डॉक्टर हैं, ठीक हैं, और आजकल लोगों को ज़रूरत भी है जिस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने डेंटिस्ट का इतना अच्छा जॉब छोड़ करके आपने ये इस फील्ड में क्यों आना चाहती हैं? सर इंटर्नशिप के टाइम जब हम स्लम एरिया के अंदर काम कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि जो मेन इशू है कि मुझे ना प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर कार्य करना चाहिए रेदर देन टर्सरी लेवल, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच के अपनी हेल्थ सेक्टर के थ्रू उनका वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करिएगा? आप क्या करना चाहती हैं लोगों के लिए, बताइए। सर पॉलिसी अच्छे से पॉलिसी लेवल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देके जो भी हमारे हेल्थ सेक्टर में लूप होल हैं उनको प्लग करके। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए आप यूपी में जाती हैं, यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या समस्या है, पढ़ा है आपने? जी सर। सर यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी कम है। हालांकि कोविड-19 के बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस साल का करीब 6.5% GDP है, बाकी स्टेट का अगर हम देखें तो 5.5% ही है। तो उस सेक्टर में इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। बट अभी भी जैसे डॉक्टर्स रेशियो हम देखें तो वो कम है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। बट हाल ही में जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स हैं वो 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो इस सेक्टर में इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जो डॉक्टर्स का रेशियो है वो बढ़ा है पिछले साल के कंपेयर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेंट्रल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी। अच्छा, बीच में ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी, तो ब्रिज कोर्स को एज ए डॉक्टर आप कितना अच्छा देखती हैं? सर ब्रिज कोर्स को अगर हम देखें कि अगर डॉक्टर्स की शॉर्टेज ज़्यादा है तो उसमें ये अच्छा मतलब एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या फिर जो डेंटिस्ट हैं उनके लिए जो ऑलरेडी मतलब 5 साल का कोर्स कर चुके हैं, इसमें हम कम इन्वेस्टमेंट में मतलब अच्छे बेहतर डॉक्टर तैयार कर सकते हैं और जो कि हमारे रूरल सेक्टर के लिए हम जो कमी है डॉक्टर्स की वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, वो रूरल एरिया में काम ही करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में लैब टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, रेडियोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? सर जो उनकी जो मेन दिक्कत है, जो प्राइमरी उनकी दिक्कत है जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती और एक वो लोगों को अवेयर करवा सकते हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ है तो वो टाइमली टर्सरी हॉस्पिटल में जा सके। क्योंकि क्या होता है टर्सरी गांव के लोगों को नॉलेज नहीं होती, जब तक टर्सरी हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और जो कैंसर वगैरह टाइप की जो बीमारी है उसमें लोगों की डेथ हो जाती है। अगर उनको टाइमली इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उनको क्या टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सी हॉस्पिटल में जाना चाहिए,
तो ये लोगों की जान बचाने में सहायक साबित होगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा आपने, सीरियसली पढ़ा होगा? तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है? सर पॉलिटिकल थ्योरी एक पर्टिकुलर फिलोसफर की होती है, वो एक पर्टिकुलर फिलोसफर का जो व्यू पॉइंट है उसको शो करती है। और जो पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारे जो स्टेट है, जो स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं उससे डील करती है। और जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, आई थिंक वो जो एथिकल इश्यूज हैं पॉलिटिकल साइंस में उससे डील करती है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट क्या है और संविधान में स्टेट क्या है, दोनों को जरा बता दीजिए। सॉरी सर, आई एम नॉट। राज्य की अवधारणा नहीं पढ़ी पॉलिटिकल साइंस में? जी सर। क्या कंपोनेंट है राज्य के? सर स्टेट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, अथॉरिटी टू गवर्न पीपल एंड सोवरेनिटी। सॉवरेनिटी, ठीक है। आर्टिकल 12 पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स का? आर्टिकल 12, जी सर। उसमें भी स्टेट की डेफिनेशन है? स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं। हाँ बताइए। सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेच्यूटरी बॉडीज और वो बॉडीज जिनका मेजर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्टेच्यूट से एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, तो ये तो मैं पूछ रहा था, तो क्या आपने सारी बोल दिया? कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए थे? चलो कोई नहीं, बी रिलैक्स, ठीक है। चलिए प्लीज सर। कविता, ये बताइए, जैसे हमारे देश में बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ऐसे रहे जो डॉक्टर रहे। तो आपने सही कहा कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग ही समस्याओं को पहचान पाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर कायदे से डॉक्टर थे नहीं, इसलिए हमारे देश में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और लगातार बढ़ती गई। सही है, गलत है? सर ये नहीं कह सकते कि हेल्थ मिनिस्टर अगर डॉक्टर नहीं है तो उस वजह से हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब वो अच्छे से समझ नहीं पाया होगा जितनी बारीकी से आप लोग समझ पाते हैं, ये हो सकता है? सर ये एक रीजन हो सकता है, बट कम्प्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो सब। तो थोड़ा कंफ्यूज टाइप की लग रही है कि इसी वजह से तो डॉक्टर नहीं छोड़ रही। कंफ्यूजन जैसे कि दांत निकालना है, मैं गया, मेरे 10 नंबर दांत में हो रहा है, आपने निकाल दिया 11 नंबर, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा किया नहीं ना कभी कैरियर में? अच्छा, मैं आऊंगा आपके पास दांत निकलवाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जो फिल्मों में देखते हैं, पकड़ के ऐसे खींच करके उखाड़ लेते हैं, वैसे उखाड़ देंगे? नो सर। कैसे करेंगे? सर सबसे पहले चेकअप किया जाएगा। किस चीज का? सर जो नॉर्मल रूटीन ओरल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद सर अगर कैविटी ज़्यादा डीप है तो हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने के बाद हम ये देखेंगे कि ज़्यादा नीचे तक तो कैविटी नहीं है, कहीं एब्सेस वगैरह की दिक्कत हो, पेरिडोंटल एब्सेस। उसके बाद अगर कि टीथ की जो कंडीशन है वो हम देखेंगे। अगर हम उसकी रेस्टोरेशन से अगर काम चल रहा है तो हम सिर्फ रेस्टोरेशन करेंगे, अदरवाइज आरसीटी वगैरह की ज़रूरत है तो हम आरसीटी करेंगे। और एक्सट्रैक्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन रहता है कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टीथ रेस्टोर हो सकता है तो हम लास्ट उसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे। आपने बीपी तो मेरा मेजर किया नहीं, शुगर तो मेजर किया ही नहीं। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो कुछ सर वो जो नॉर्मल चेकअप जो स्टार्टिंग में होता है, जो ओरल चेकअप होता है और जो पेशेंट की हिस्ट्री। नॉर्मल रूटीन चेकअप मुझे कहाँ से पता होगा? सर जो कार्ड बनाते हैं स्टार्टिंग में तभी पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसमें पूछते हैं पेशेंट को लास्ट में अगर कोई डायबिटीज की कोई हिस्ट्री है, टीबी की कोई हिस्ट्री है तो। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल साइंस पर आते हैं थोड़ा सा। आपका फेवरेट फिलोसफर कौन सा है राजनीति से जुड़ा हुआ? प्लेटो। प्लेटो। अपने देश को कोई पसंद नहीं है? गांधी, अंबेडकर, नेहरू? सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो गांधी जी। गांधी जी, उनका कोई 2 थ्योरी बताइए जिसने आपको प्रभावित किया। सर सबसे पहले तो उन्होंने पार्टीलेस और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था, जिसमें मास एम्पावरमेंट हो सके सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके उनका डेवलपमेंट किया जाए। अच्छा, और? एंड सेकंड थिंग सर, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है या खत्म हो गया? सर एक्चुअल में जो वॉर है, लाइक जो एक्चुअल में जो मिसाइल वाला जो वॉर है वो खत्म हो गया। अच्छा, लड़ाई सिर्फ मिसाइल से थोड़ी ना होती है। बट जो वैसे सर वॉर है। अच्छा, मतलब वो एकदम लड़ाकू टाइप के बम गिरा रहे हैं फिल्मों में जो होता है वो बंद हो गया ना? हार्ड वॉर खत्म हो गया है। ठीक है। बताइए, आपकी जेंडर इक्वलिटी में आप विश्वास रखती हैं? जी सर। आपका जो स्टेट है मतलब वो हरियाणा है, राइट? जी सर।
वहाँ पे का जो सेक्स रेशियो है और उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, इसमें डिफरेंस है का? आप उत्तर प्रदेश में क्यों वर्क करना चाहती हैं, हरियाणा में क्यों नहीं वर्क करना चाहती हैं? सर उत्तर प्रदेश मेरा जो मेन मकसद है वो है लोगों का वेलफेयर करना। स्टेट्स का इतना मैटर नहीं करता है कि हरियाणा में काम करो चाहे उत्तर प्रदेश में काम करो, मेन कंसर्न है वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, आपने BDS ही क्यों चुना मेडिकल में? सर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छी थी, तब मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर घर वालों को लगता था कि कोई ऐसा मतलब जो वो होना चाहिए जिससे। मेरे सवाल का मतलब ये कि आपने डेंटल ही क्यों चुना, आप और किसी मेडिकल में और किसी इसमें क्यों नहीं की, स्पेशलाइजेशन में क्यों नहीं की? सर PMT एग्जामिनेशन जब दिया था तब हमें BDS अलॉट हुआ था। यूपी में आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार आपको अगर ऐसा कुछ मिला तो करेंगे आप? सर यूपी में सबसे पहले देखें तो उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है, 57% है, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो उनकी जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। फिर इकोनॉमिक सेक्टर में SHG के थ्रू अगर उनके पास स्किल नहीं है तो उनको स्किल देनी चाहिए। एंड जो हायर लेवल के ऊपर जो वीमेन जा रही हैं उनको सपोर्ट करेंगे। मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। कुछ जो रोल मॉडल जो अच्छा कर रही हैं हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वुमेन वो। सेफ्टी के विषय में क्या आपका विचार? सर वीमेन सेफ्टी के ऊपर हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पे वो सेफली काम कर सके। और जो भी हमारे जो लीगल लूप होल हैं और वी कैन से हमें स्पेशल कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि उनको स्पीडीली जस्टिस मिल सके। सर, मैं देख रहा हूँ हाई स्कूल आपने हरियाणा से किया और इंटर में आपको राजस्थान क्यों जाना पड़ गया? सर राजस्थान हमारे पास में पड़ता है, लोहारू की जो बाउंड्री है वो राजस्थान से लगती है, तो बगैर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो इसलिए हम वहाँ चले गए थे। अच्छा अच्छा, आपकी मेल ID मैंने एक चीज़ देखा था 747, इसका क्या मतलब है कुछ? 9747। अच्छा 9747 है, क्या मतलब है इसका? सर रैंडम डाल रखा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा रैंडम डाल रखा है आपने, चलिए कोई बात नहीं। PSIR आपका ऑप्शनल है। जी सर। प्रीएम्बल्स याद है आपको? जी सर, सुनाइए। एग्जैक्ट याद नहीं है बट उसके जो कोर जो टीनेट्स है वो पता है। लाइक इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो है जस्टिस। एग्जैक्ट नहीं पता आपको? सर ये हमारे जो कंट्री की जो नेचर है उसको डिफाइन करता है, सोवरेन्स। नहीं मतलब जो एज इट इज लैंग्वेज में लिखा हुआ पूरा वो याद? एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं। कोई बात नहीं। IR से आप जुड़ी रही हैं, ये बताइए किसी देश के साथ किसी देश का जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो अर्थव्यवस्था को कैसे दिशा देता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे दिशा प्रदान करती है? सर ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम अपनी इंडिया और चाइना के कंपेयर में देखें तो हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसकी, चाइना की हम पर है क्या? हमारी चाइना के ऊपर ज़्यादा ये तो डिपेंडेंसी वन है। साइडेड है। बट सर चाइना भी कहीं ना कहीं हम पे थोड़ा बहुत डिपेंड है। अगर हम अमेरिका और चाइना का जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया की क्या हिस्सेदारी है, कुछ आइडिया है आपको? कितने %? 3% 2%। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा चाइना को? भारत अपने एक्सपोर्ट का कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को? कम करता है। कम करता है ना। चलिए बताइए, इसको आगे बताइए। सर अगर हम अमेरिका और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो उन लोगों की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और उनके जो रिलेशंस हैं उनको इफ़ेक्ट करता है कि वो कभी भी मतलब डायरेक्ट वॉर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि अमेरिका की जो MNCs हैं वो चाइना में काम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो फ्यूचर वॉर है उसको प्रिवेंट करता है। और सिमिलरली अगर हम देखें अमेरिका और रसिया की, तो जो उनके जो रिलेशंस हैं आपस में वो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करते हैं। लाइक उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो अमेरिका जो है उनके ऊपर सैंक्शन लगा के उनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, अमेरिका जो सैंक्शन लगाता है, काटसा आपने सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है इसका? काउंटरिंग एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। सही है? थोड़ी सी गलत है। चलिए कोई बात नहीं। काटसा आपको ये पता है उसका घरेलू कानून है, लेकिन ये इम्पोज करता है लगभग सभी देशों पर।
जहाँ पर उसका चलता है। जैसे उसने रसिया पे लगा रखा है, ईरान पे लगा रखा है, उत्तर कोरिया पे लगा रखा है। भारत पे भी इसका दबाव बनता है कि अगर ये S-400 मिसाइल या किसी, भारत शायद इसी दबाव में इराक से तेल लेना उसने कम कर दिया। ईरान से भारत करा है, सॉरी इराक से नहीं, ईरान से रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो, और इंडिया बोलता है कि हम अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखता है कि ईरान से हमने तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, या हम कहीं ना कहीं उसके दबाव में नज़र आते हैं, उसके घरेलू कानून के दबाव में नज़र आते हैं। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा लगाया गया कानून नहीं है। आपको क्या लगता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ऐसे में जो अमेरिका के कानून हैं और दूसरे देश उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके दबाव में आ रहे हैं, भारत भी उसके दबाव में आ रहा है, आप इसको कहाँ तक जस्टिफाइड मानती हैं? सर ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका की जो हेजमनी है उसको शो करता है, और जो इंडिया है वो हर बात के ऊपर अमेरिका की जो बात है वो नहीं मान रहा है। अगर इंडिया के 2 इशू हैं, लाइक कोर इशू एंड नॉन कोर इशू। अगर हम कोर इशू में देखें तो इंडिया है वो जो चाइना अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उनको मान रहा है, जैसे हमने ईरान से तेल कम कर दिया है। बट जो नॉन कोर इशू हैं और जो हमारे जो बेनिफिट के लिए हैं वहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं उन सैंक्शंस को डिनाई भी करता है और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको शो करता है। जैसे हमने अभी रसिया से S-400 की डील को फाइनलाइज किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हमेशा ही उसके दबाव में काम करता तो है। क्या भारत को किसी भी तरीके से एक भी पैसे के उसके काटसा के दबाव को मानना चाहिए? सर अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो हमें कुछ सेक्टर में हमारे खुद के बेनिफिट के लिए हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे जो कोर इशू हैं, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो चाबहार से हम लगभग बाहर हो गए, वहाँ पे चाइना इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। जी सर। भारत के लिए जो एक रास्ता खुला था अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, या भारत को एक एक्सपोजर मिल रहा था, तो क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था कि हम चाबहार में काम कर पाते? सर ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, बट इसमें कुछ और भी इशू थे, जैसे कि इंडिया की तरफ से काफ़ी डिले हो रहा था इस प्रोजेक्ट में, जितना इन्वेस्टमेंट टाइमली जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं पहुंच पाया। तो ये भी एक इशू था। पीछे का रीजन क्या था जो डिले हुआ था? उसमें सिर्फ इंडिया की गलती थी या ईरान की रही थी, अमेरिका की रही थी, क्या सर रहा था कुछ तो पूरा इसमें मामला? सैंक्शंस का भी इम्पैक्ट रहा है। अमेरिका जो जैसी अमेरिका ने तो चाबहार को बाहर रखा था काटसा से, उसे छूट मिली हुई थी। उसे चाबहार छूट को। इंडिया ने उसमें वेवर ले लिया था। हाँ, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उसके कानून का उस पर बट प्रभाव पड़ इसमें रहा सर था? एक तो चाइना जो है प्रोएक्टिवली कार्य कर रहा है चाइना कि तो उस टाइम उसमें था ही नहीं फ्लाइट में, जी सर, वो तो बाद में आया जब इंडिया उसको डिलीवर नहीं कर पाया। इंडिया की तरफ से वो तो आप सारी फंड गलती इंडिया की मानती हैं इसमें? कुछ हद तक कह सकते हैं, बट बाकी किसकी कंप्लीट है? बाकी सर सॉरी। कोई बात नहीं। आप अभी कह रही थी हमें वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी करना है, ठीक है। आप डॉक्टर हैं, गांव में जाइए, 10 रुपए की, 5 रुपए की पर्ची, 1 रुपए की पर्ची, कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं। आप इससे बढ़िया मानवता की सेवा कैसे कर सकती हैं? आपको क्या ज़रूरत है कि SDM की पोस्ट आपको चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए? आप इन चीज़ों को क्यों नहीं स्वीकार करती हैं कि आपको पहली प्रायोरिटी में आपकी यही चीज़ें हैं? वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसके लिए इतना समय, इतना एनर्जी इस फील्ड में क्यों वेस्ट करना? सर मेरे पास जो स्किल्स हैं उनको मैं ब्रॉडर स्केल के ऊपर यूज़ करना चाहती हूँ। जो हमारी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी लेवल की जो दिक्कत है उसके लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे हम मास लेवल के ऊपर मैं कार्य कर सकती हूँ। अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं स्टेट लेवल के ऊपर या फिर नेशनल लेवल के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है रेदर देन मैं एक गाँव में जाके दिन में 10 पेशेंट चेक कर सकती हूँ। तो जो ज़्यादा जो वेलफेयर है वो पॉलिसी लेवल के थ्रू हो सकता है। तो बेसिकली आपका सर्विस में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको वेलफेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बाकी खुद के लिए कोई एक्सपेक्टेशन आपकी जॉब से नहीं है? सर कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे डेंटिस्ट्री में जो लाइफ है वो बहुत ही मोनोटोनस हो रखी है, तो एक डाइवर्सिफाइड फील्ड जो है वो मुझे चाहिए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपको एक एस्पेक्ट है आपके लिए लाइफ में या नहीं है? कुछ हद तक है सर। कुछ हद तक। इसका हरियाणा में एक बड़ी समस्या रही खाप पंचायतों की। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कंगारू कोर्ट्स कहा था। अभी ये जो वर्तमान में हरियाणा की स्थिति है उसमें खाप पंचायतें, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये कहाँ तक लगता है कि होनी चाहिए तो इनके लिए
क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या ये भारत के जो कानून है, संविधान है, उससे ऊपर है, क्या ये एक अपनी अलग कोड बना सकते हैं? आपका इस पे क्या विचार है? सर इसमें खाप पंचायत को जो हमारे जो कोर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेनेंट्स हैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो हमारे जो लीगल रूल्स हैं उनसे उनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट इसके अलावा अगर वो हमारे जो कस्टम है और जो गांव के लोगों का जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करने के लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या किसी का जीवन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, बट जैसे जो छोटे छोटे केस होते हैं उनको कोर्ट से पहुंचने तक रोकते हैं और वो लेकिन अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं, राइट टू वो गलत है लाइफ का सर, है, वो गलत है तो ज़्यादातर तो केस इनके ऐसे ही सामने आते हैं। सर। वो जो तो मेजर उस पे केस क्या कोई हरियाणा में कोई ऐसा एक्ट है जो इनको रेगुलेट करता हो, इन पे कार्यवाही कर पाए, या फिर सरकार भी दबाव में रहती है क्योंकि सरकार किसकी है? लोगों की है, समाज की है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ भी करते हैं, सरकार दबाव में होती है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाती? सॉरी सर। चलिए, आप एसडीएम बनना चाह रही हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनना है आपको? सर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर दोनों, मतलब कोई भी अगर पोस्ट मिलती है अभी। दोनों एक ही पोस्ट है यूपी में? सर इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। पोस्ट में जब वो वर्क के अकॉर्डिंग अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है तब अंतर होता है। जब वो, अब यही हमें अंतर आप बता दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, एसडीएम में और डिप्टी कलेक्टर में? सर डिप्टी कलेक्टर का जो मेन फंक्शन है वो एज ए रिवेन्यू ऑफिसर होता है। ये रिवेन्यू कोड ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और जो एसडीएम है वो मेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है अंडर सीआरपीसी 1973। श्योर है आप? जी सर। अच्छा, एसडीएम पे आपकी 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं एसडीएम बनने पे अपने एरिया में? सर वो उस एरिया की जो मेन जो सिचुएशन है पहले उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी इन जनरल चाहिए। क्या होगी? सर मेन अगर हम देखें तो हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट। इन 3। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आपको पता है? अभी हाल ही में चुनी गई राष्ट्रपति कौन है, कौन चुना गया? द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15th। बताइए, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति क्या है भारत में? सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय, इसमें जो हर कोई जो हमारा जो पूरा टर्म क्या है जो बोला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। समझाइए इसको। सर इसमें जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपनी अपनी प्रीफ्रेंस है वो शो करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे इनको प्रायोरिटी देनी है, सेकंड नंबर पे इनको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में सर उनका जो कोटा होता है उनको उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है और जिसको भी मेजोरिटी मिलती है उसको हम इलेक्ट कर लेते इसमें हैं। एलिमिनेशन का मेथड कुछ होता है क्या? सर इसमें अगर उनको जो एक डिफाइंड कोटा है, अगर वो वोट उनको नहीं मिले हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, तो अगर 5 लोग में चुनाव होना है तो कैसे होगा? जो 5वें पहले राउंड की काउंटिंग हुई, जो 5वें नंबर पे है उसका क्या होगा नेक्स्ट राउंड सर में? जिसके पास लिस्ट वोटिंग आई है उसको हटा देंगे और जो उसके जो वोट हैं उन्होंने जो सेकंड प्रेफरेंस दी है वो उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उनका जो डिफाइंड कोटा किसी एक पर्सन को नहीं मिल गया है। ओके, थैंक यू। ठीक, 2 क्वेश्चन और। एक तो ये बताइए कि 1991 में एक यूनिक घटना पूरे विश्व में घटी, बता सकती हैं? वो पहली और अंतिम घटना थी जो घटी। आपका 1991 पास कोड भी है। सर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे वो 1990। यूनिक थोड़ी थी, वो तो पहले से भी थी, मार्गरेट थ्रेशरिज्म और रिगनिज्म के रूप में। सर राजीव गांधी की डेथ हुई थी। और कोई यूनिक घटना? सॉरी सर। कोई बात नहीं। मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हैं और आपकी एक पर्टिकुलर डेट को 10:30 बजे आपके क्षेत्र में मंत्री आ रहे हैं और आपके ज़िले के डेवलपमेंटल कार्य जितने भी हो रहे हैं उसको ब्रीफ करने की जिम्मेदारी आपके डीएम ने आपको सौंपी है और 10:30 पे आपको वहाँ पहुँचना है। आप घर से निकली और निकली तो रास्ते में देखा आपने कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनसान रास्ते पर कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है और वो बेहोश पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है। क्या करिएगा? उस मरीज की मदद करिएगा या मंत्री जी को ब्रीफ करिएगा? सर उस मरीज की मदद करेंगे। और जो मंत्री जी का टाइमिंग रखा हुआ है सारा चीज़ जो ब्रीफ करना है? सर हम कोशिश करेंगे जो हमारे साथ में जो लोग हैं। नहीं, आप अकेले मान लीजिए जा रहे हैं। अकेले अगर हम जा रहे हैं तो पहले हम पेशेंट को जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पर छोड़ेंगे। अगर कोई ब्लीडिंग सर फिर वहीं करेंगे, पेशेंट की मदद करेंगे। जी सर। ठीक है, आप कंटिन्यू समाप्त होता है, जा सकते हैं।
थैंक यू सर।